है एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो है वो जो ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जीएस वाली बुक है उसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री जो है वो मैंने पूरी पढ़ा दी है। हिस्ट्री का सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है और आज से जो है वो हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ज्योग्राफी का भी मैंने ये सोचा है कि ज्योग्राफी भी हम 2 से 3 पार्ट में पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो सिर्फ इसका रिवीजन कर रहे हैं, है ना। ल्यूसेंट का हमें पूरी बुक रिवाइज करनी है बहुत ही जल्दी से जल्दी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए जो है ये बुक जो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मैंने नोटिस किया है लूसेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन बीपीएससी के पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग जो ये मैं मैराथन कराऊंगी, अगर आप लोग ये मैराथन अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 से 3 वीडियो में ज्योग्राफी मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगी। तो अभी जो है हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करेंगे हम ज्योग्राफी, है ना। तो भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। ये जो बुक है ना हिकेटियस की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि हिकेटियस की कौन सी पुस्तक है? जस पीरियोडस, है ना। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। और वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट को। और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वो हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और जियोग्राफी का शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन था? जियोग्राफी का जो शब्द है उसका जो पहला प्रस्तावक है वो कौन है? तो वो कौन है? इरेटास्थनीज। कौन? इरेटास्थनीज। ठीक है। और भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भौतिक भूगोल का जनक जो है वो पॉलीडोनियस को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉलीडोनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल का संस्थापक कौन है? गणितीय भूगोल का संस्थापक कौन है? थेल्स व एनेक्सीमिंडर। गणितीय भूगोल का संस्थापक कौन है? थेल्स व एनेक्सीमिंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब है जो उसका निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब का मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्रों के निर्माणकर्ता कौन है? विश्व मानचित्रों के निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्जीमेंडर। और नेक्स्ट, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो। नेक्स्ट, संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक है भूगोलवेत्ता वाइडल डिला ब्लास और फेब्रे, है ना। नेक्स्ट, निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इसके अनुसार मनुष्य के जो सारे काम है वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन कौन है? भूगोलवेत्ता रिटर रेडजेल, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक। रेडजेल कौन है? नवीन निश्चयवाद का संस्थापक। एवं एलन शैम्पुल और हटिंगटन। भूगोल की कुछ परिभाषाएं किस किसने दी हैं? भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान कराता है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? स्ट्रैबो के द्वारा दी गई है। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? स्ट्रैबो के द्वारा दी गई है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभमय विज्ञान है। भूगोल जो है वो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभमय विज्ञान है। ये डेफिनेशन किसने दी है? कलेडियस टॉलमी ने दी है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? कलेडियस एवं टॉलमी के द्वारा दी गई है। भूगोल वह विज्ञान है
नेक्स्ट क्या है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं तथा उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, कार्ल रिटर के द्वारा। नेक्स्ट, भूगोल में पृथ्वी की उस भाग का अध्ययन होता है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन होता है जो मानव के रहने का स्थान है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन होता है जो कि मानव के रहने का स्थान है। ये डेफिनेशन किसने दी है, ऑर्थर होम्स ने दी है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड। क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड, है ना। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के एक सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला, महाविस्फोट सिद्धांत, यानी जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। पहला कौन सा है, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। एब जॉर्ज लेमेंटियर, किसने दी है ये बिग बैंग थ्योरी, एब जॉर्ज लेमेंटियर ने। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो एब जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है साम्यावस्था या सतत दृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। साम्यावस्था या सतत दृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था ये, तो ये दिया गया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा। किसके द्वारा, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा। तीसरा है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा। दोलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा। चौथा है स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत किसने दिया था, अलेन गुथ ने। स्फीति सिद्धांत किसने दिया था, अलेन गुथ ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसके संबंध में जो सिद्धांत सबसे ज्यादा सही माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, बिग बैंग थ्योरी, है ना। नेक्स्ट, इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, बेल्जियम के एक खगोलज्ञ थे पादरी एफ जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक है। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है बहुत ही छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान तथा घनत्व अनंत था। जिसका जो आयतन है वो अत्यधिक सूक्ष्म यानी छोटा, टेम्परेचर तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट यानी ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। जिसे क्या कहा गया, महाविस्फोट या ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ। इस अचानक विस्फोट से क्या हुआ, पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। जिससे क्या हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन में अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन भी हुआ। जिनके समूहन में अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन भी हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी की जो घटना है वो आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.7 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ था। सौरमंडल का विकास कब हुआ था, आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। जिसमें जब सौरमंडल का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, इसमें ग्रह व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार जो बिग बैंग परिघटना थी, इसी से क्या हुआ, इसी से ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ, है ना। और बिग बैंग परिघटना से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी हुई और तभी से इसमें निरंतर विस्तार जारी है। तभी से क्या है, तभी से इसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। इसके साक्ष्य के रूप में, मतलब इसके प्रूफ के रूप में आकाशगंगाओं के बीच में जो दूरी बढ़ रही है उसका साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में मैप यानी माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी मैप नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। नासा ने 2001 में मैप नामक एक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के कारण
साक्ष्य जुटाने में एडविन हम्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हम्बल का जो योगदान है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विषय के साक्ष्य के रूप में ही माना जाता है। आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में ही माना जाता है। नासा ने ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण की नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों में बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष से निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू मैप यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में जॉर्ज हैंड्रंग यानी कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। सितंबर 2008 में यह महाप्रयोग असफल रहा। सितंबर 2008 में ये जो महाप्रयोग है वो असफल रहा। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया था तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया था। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं। गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट मानी जाती है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना होता है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनियां हैं। ब्रह्मांड में अनुमानतः कितनी? 100 अरब मंदाकिनियां हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। जितनी भी मंदाकिनियां हैं उसमें क्या है कि ऐसा माना जाता है कि 100 अरब तारे हैं। मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। मंदाकिनी जो है वो तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज भी है। जो तारा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत का गैसपुंज भी है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। अब तक ज्ञात ये जो मंदाकिनी है इसका क्या है कि इसका 80% भाग जो है वो सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। हमारी जो मंदाकिनी है इसे सबसे पहले किसने देखा था? तो सबसे पहले इस मंदाकिनी को गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी। और उसके बाद है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। ओरियन नेबुला जो है वो हमारी आकाशगंगा के सबसे ठंडे और चमकीले तारों का एक समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देखें। तारों के बारे में अगर विस्तृत जानकारी लेनी है तो भौतिक का जो अध्याय है ना ब्रह्मांड, उसे देखें। नेक्स्ट सौरमंडल। अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है। सौरमंडल में किसका प्रभुत्व है? सौरमंडल में जो है वो सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में ही निहित है। क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का जो लगभग 99.999 जो द्रव्य है ना वो सूर्य में ही निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है।
सौरमंडल की जो समस्त ऊर्जा है ना, उसका मुख्य स्रोत क्या है? उसका जो मुख्य स्रोत है वो सौर्य ही है ना, सूर्य ही है। नेक्स्ट, प्लेनवस। प्लेनवस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वां पिंडों का एक समूह है। प्लेनवस जो है वो सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले पिंडों का एक समूह है। अब हम पढ़ेंगे सूर्य यानी सन। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के कौन से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य सौरमंडल का ही एक प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के एक केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी में पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्रों के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। यह दुग्ध मेखला जो है वो मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ यानी 25 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मोस ईयर कहते हैं। जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूरज जो है वो अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? सूरज जो है वो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। किधर? पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। इसका जो मध्य भाग है वो 25 दिनों में और जो इसका ध्रुवीय भाग है वो 35 दिनों में घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% अन्य तत्व तथा सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। जो सूर्य का केंद्रीय सेंट्रल भाग होता है वो क्या कहलाता है? वो क्रोड कहलाता है। क्रोड कहलाता है जिसका ताप 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का जो टेम्परेचर है, सूर्य की जो बाहरी सतह होती है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? वो 60,000 डिग्री सेल्सियस होता है। हैंस वेथ ने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाविक मिलकर एक ही हीलियम नाविक का निर्माण करता है। एक ही हीलियम नाविक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर ही नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो नाभिकीय संलयन है वो कहाँ होता है। तो नाभिकीय संलयन जो होता है वो कहाँ होता है? वो सूर्य के केंद्र पर होता है। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? नाभिकीय संलयन जो होता है वो कहाँ होता है? नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य के केंद्र पर होता है। ठीक है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। जो क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। क्योंकि जो सूर्य है वो वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्ड मंडल कहते हैं। सूर्य जब वायुमंडलीय प्रकाश का अवशोषण कर लेता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को वर्ड मंडल कहा जाता है। यह लाल रंग का होता है। यह किस रंग का होता है? यह जो है वो लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। जिस टाइम पे सूर्य ग्रहण पड़ रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है? सूर्य का जो भाग हमें दिखाई दे रहा होता है उसे क्या कहते हैं? सूर्य किरीट यानी सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करने वाला भाग है। सूर्य किरीट जो होता है ना वो एक्सरे को उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट में प्रकाश की प्राप्ति होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट में प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय है वो 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर यानी ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ओरेरा ऑस्ट्रेलियास कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री कम होता है। सूर्य के धब्बे यानी चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसमान के तापमान से 1500 डिग्री कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। सूर्य के जो धब्बे होते हैं ना उसका जो पूरा चक्र होता है वो कितने वर्षों का होता है? वो पूरे 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है। जिस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। इससे क्या होता है? चुंबकीय सुई की जो दिशा है वो बदल जाती है और रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास जो है वो 13,92,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/10 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना है और पृथ्वी
और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग भी मिलता है। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता हुआ दृष्टिकोण। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता हुआ दृष्टिकोण क्या है? प्रारंभ में पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। पहले के ज़माने में क्या था? ब्रह्मांड को जो है वो मतलब एक केंद्र के रूप में माना जाता था, जिसकी परिक्रमा आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। जिसकी जो परिक्रमा है वो सभी आकाशीय पिंड जो है वो विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री और क्लॉडियस टॉलमी, इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कॉपरनिकस, इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री थे निकोलस कॉपरनिकस, जिनका समय था 1473 से 1543 तक, ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है। कॉपरनिकस ने क्या दर्शाया कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेह के सहायक जोहनिस केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव सम्मान प्राप्त हुआ। होने का गौरव प्राप्त हुआ। सौरमंडल के पिंड। अंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला परंपरागत ग्रह, दूसरा बौने ग्रह और तीसरा लघु सौरमंडलीय पिंड। तो परंपरागत ग्रह कौन कौन से हैं? 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। और बौने ग्रह कौन कौन से हैं? प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 UV 313। प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 UV और 313। और लघु सौरमंडलीय पिंड कौन कौन से हैं? धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। अब ग्रह, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। पहला, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरा, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई थी। ग्रहों की जो ये परिभाषा है, ये INU की प्राग सम्मेलन 2006 में तय की गई थी। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। इसी परिभाषा के बेस पे क्या हुआ था? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई थी। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। प्लूटो को क्या किया गया कि बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, दूसरा बृहस्पति या बाह्य ग्रह। तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह क्या था? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा गया। क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, है ना। और बृहस्पति या बाह्य ग्रह किन्हें कहा गया? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को जो है वो बृहस्पति ग्रह कहा गया। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम मतलब घटते क्रम में है ये। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है? वो बुध है। आकार के अनुसार घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा है बृहस्पति से छोटा है शनि, से छोटा है फिर अरुण से छोटा वरुण, और वरुण से छोटा है पृथ्वी से भी छोटा है शुक्र, और शुक्र से छोटा है मंगल एवं बुध। अर्थात बुध जो है
मंगल एवं बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। और घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, ये ऊपर जो था वो था आकार के अनुसार, मतलब इनके साइज के अनुसार। अब ये है घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, जो कि बढ़ते क्रम में है। तो सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो शनि का है और सबसे कम घनत्व जो है वो शुक्र का है। तो ग्रहों के मतलब घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम कैसे है? शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र, है ना। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कैसे है? सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार कोई भी ग्रह दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन से नंबर पे आता है। तो सूर्य से जो है सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे पास है, फिर उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण एवं वरुण, है ना। यानी सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध है और सबसे दूर का जो ग्रह है वो वरुण है। ठीक है। फिर द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है वो बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला जो ग्रह है, सबसे कम जिसका द्रव्यमान है वो बुध का है और सबसे अधिक जिसका द्रव्यमान है वो बृहस्पति का है। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते हुए क्रम में, परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम जो कि बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। अब परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, अपने ही अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते हुए क्रम में। शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन एवं परिक्रमण की जो दिशा है वो एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। शुक्र और अरुण जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की जो दिशा है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। मतलब कि बाकी के जितने भी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद मरकरी यानी बुध। अब वह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। जो बुध है यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। जो बुध है वो हमें सूरज निकलने से 2 घंटे पहले ही दिखाई दे जाता है। ठीक है। यह सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध का जो सबसे विशिष्ट गुण है वो कौन सा है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा जो है वो सबसे कम समय में पूरी कर लेता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। अर्थात यह सौरमंडल का सबसे कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो दिन है वो बहुत ही गर्म एवं जो रातें होती हैं वो बहुत ही बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो तापांतर है वो सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी 600 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो तापमान है वो रात में -173 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे शुक्र यानी वीनस। मरकरी पढ़ लिया हमने यानी बुध। अब हम पढ़ेंगे शुक्र यानी वीनस। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह होता है। जो शुक्र है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह होता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई देता है। जो शुक्र है वो शाम के टाइम तो पश्चिम में दिखाई देता है और सुबह के टाइम जो है वो पूरब में दिखाई देता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ये जो मैं जितना मैं बोल रही हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। किसे कहा जाता है भगिनी ग्रह? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के ही समान है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास, मतलब कि जो शुक्र का घनत्व, व्यास और आकार जो है वो पृथ्वी के ही समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, मतलब शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है और बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जुपिटर। क्या पढ़ेंगे अब हम? जुपिटर यानी कि बृहस्पति, है ना। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। जो पृथ्वी है इसे क्या है कि इसे अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में तो 10 घंटे का समय लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 12 वर्ष में करता है। ठीक है। इसका उपग्रह गैनीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है।
जो इसका एक उपग्रह मतलब इसका जो उपग्रह है गैनीमीड, वो जो है ना वो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है ना। इसका रंग जो है वो पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग है जो पीला होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मंगल, जिसे मार्स भी कहा जाता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है? इसे लाल ग्रह कहा जाता है ना। तो यहाँ पृथ्वी के समान इसका रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। मंगल का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव है तथा इसकी कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव है तथा इसका कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान ही है ना। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। क्या सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मैसी। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। मार्स ओडेसी नामक एक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स यानी क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा था। यह जो अंतरिक्ष यान था, ये क्या कर रहा था? मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन यानी मॉम 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया था। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी दो तीन दिन पहले जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है ना, उसमें पूछा गया था कि इसरो का जो मार्स अधिनियम था, वो ये मतलब ऐसे दिया था कि कब गया था। तो 2013, 2014, 2012 और 2015 ऐसे करके दिया हुआ था। तो ये डेट जो है ना, वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसरो ने अपना मंगलयान मिशन जो है वो कब भेजा था। तो 5 नवंबर 2013 को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, है ना। और इसमें रॉकेट कौन सा यूज किया गया था? PSLV C-25। ठीक है। कौन सा किया गया था? ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया था। यह भारत का पहला अंतरा अंतराग्रही अभियान था। भारत का पहला अंतराग्रही अभियान था। ठीक है। यह इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा था। भारत जो है वो मंगल ग्रह पे मतलब अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला जो भारत है, वो कौन सा देश है? वो चौथा देश है। पांचवा अभी एक और देश है जिसने अपना एक अंतरिक्ष यान मंगल पे भेजा है, वो आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा है। ठीक है। शनि, सैटर्न। अब हम पढ़ेंगे शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि क्या है? आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि जो है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना है। इसकी विशेषता क्या है? इसके तल के चारों ओर वलय का होना है। मोटी प्रकाश वाली कुंडली। वलय की संख्या जो होती है वो कितनी है? वलय की संख्या जो है वो 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि जो है वो कैसा दिखाई देता है? आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला कौन सा है? गैनीमेड। किसका है? वो बृहस्पति का। यह आकार में बुध के बराबर होता है। जो टाइटन है वो किसके बराबर है? वो आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज जो है वो 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। टाइटन की खोज कब हुई थी और किसने की थी? 1665 ईस्वी में डेनमार्क के एक खगोल शास्त्री थे क्रिश्चियन हाइजोन, इन्होंने की थी। यह एक ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल होता है। यह एक ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है।
फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम होता है। इसका जो घनत्व है वो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम होता है, यानी इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। यानी इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। अब हम पढ़ेंगे अरुण, है ना। अरुण यानी यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसकी जो खोज है वो 1781 में किसके द्वारा, विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। इसके चारों ओर 9 वलयों में से इसके 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर वामावर्त घूमते हैं। यह सूर्योदय यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त जो है वो पूरब की ओर होता है। यहाँ पे सूर्य उदय जो होता है वो पश्चिम में होता है और अस्त जो होता है वो पूरब में होता है। कहाँ पे होता है ये, यूरेनस में, है ना, यूरेनस में। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में ही परिभ्रमण करते हैं। इसके सभी ग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में ही परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह जो है वो अरुण को कहा जाता है, मतलब कि यूरेनस को कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटेनिया। किसका, अरुण का। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटेनिया है। ठीक है, नेक्स्ट वरुण। अब हम पढ़ेंगे नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की थी। इसकी खोज 1840 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित है। यह हरे रंग का है। वरुण कैसे रंग का है, वरुण जो है वो हरे रंग का है। इसके चारों ओर अति गतिशील मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में टीट्रॉन प्रमुख है। वरुण का जो उपग्रह है उसमें सबसे फेमस कौन सा है, तो उसमें सबसे फेमस जो है वो टीट्रॉन है। अब पढ़ेंगे हम पृथ्वी यानी अर्थ। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल पर बने हुए लंब से 23 सही 1/2 झुका हुआ है। पृथ्वी का जो अक्ष है उसके कक्षा तल पर बने हुए लंब से 23 सही 1/2 झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66 सही 1/2 कोण बनाता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66 सही 1/2 कोण बनाता है ना। ये यहाँ पे जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, पृथ्वी का अक्ष उत्तरी ध्रुव, यानी ये उत्तरी ध्रुव है ना। और ये क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है ना। ये मकर व्रत है और ये पृथ्वी का कक्षा तल है। ये क्या है, ये पृथ्वी का कक्षा तल है ना। ये तुम्हारा विषुवत व्रत हो गया। ये क्या हो गया, विषुवत व्रत हो गया, बीच वाली लाइन। और ये क्या हो गया, ये कर्क व्रत हो गया, कर्क रेखा यहाँ से जाती है। और ये पृथ्वी के कक्ष तल पर लंब, पृथ्वी के कक्ष तल पर ये जो ऐसे लाइन बनी हुई है ना, ये क्या है, ये लंब डला हुआ है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का अक्ष उत्तरी ध्रुव क्या हो गया, ये 66 सही 1/2 हो गया है ना। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है और ये जो है ये विषुवत रेखा है। इसको जो है उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसको जो है इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे एकमात्र सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इसका विषुवतीय व्यास कितना है पृथ्वी का, 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। यह अपने अक्ष पर, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी की इस गति को क्या कहा जाता है, घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है। इस गति से दिन और रात होते हैं। दिन रात किस गति से होते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पे जो दिन रात होते हैं वो किस कारण होते हैं, तो वह घूर्णन या दैनिक गति के कारण होते हैं। किसके, घूर्णन या दैनिक गति के कारण होते हैं। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड, लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड यानी 29.8 किलोमीटर पर सेकंड का होता है।
30 किलोमीटर पर सेकंड या 29.8 किलोमीटर पर सेकंड का होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण भी कहते हैं। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण भी कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष भी कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष जो है वो कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित कर दिया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी में 28 के स्थान पर 29 दिन हो जाते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटे व बड़े होते हैं। पृथ्वी पे जो दिन और रात छोटे व बड़े होते हैं ना, कभी दिन छोटे रात बड़ी, कभी रात छोटी दिन बड़े होते हैं, किसके कारण होते हैं? वो वार्षिक गति के कारण होते हैं। किसके? वार्षिक गति के कारण होते हैं। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के ही समान है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से जो पृथ्वी है वो किसके समान है? वो शुक्र के ही समान है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है, सूर्य के बाद अगर पृथ्वी के जो सबसे निकट का तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो कौन से समूह का तारा है? अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है ना। नेक्स्ट 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ यानी IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया था, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है। प्लूटो की जो कक्षा है वो वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। यह सूर्य का भी एक निकटतम तारा है। साइरस और डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। साइरस और डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाले तारे हैं। एवं सूर्य से दोगुना द्रव्यमान वाला तारा है। कौन सा? साइरस, है ना। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। यह रात्रि के समय में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा पर जो धूल का मैदान है उसे क्या कहा जाता है? उसे शांति सागर कहा जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो कि अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिट्ज पर्वत 35,000 फीट और 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक लीबनिट्ज पर्वत जो कि 35,000 फीट एवं 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहा जाता है? इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन गति भी करता है यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देखा जा सकता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देखा जा सकता है। चंद्रमा का अक्षतल पृथ्वी के अक्षतल के साथ 58.48 का अक्षकोण बनाता है। चंद्रमा का अक्षतल पृथ्वी के अक्ष के साथ 48 का अक्षकोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर ही है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर ही है। इसका परिक्रमण पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार होता है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना? 3480 किलोमीटर तथा चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का जितना पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका लगभग 1/81 है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास भी कहते हैं। नाक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 सही 1/2 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27 सही 1/2 दिन यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड की यह अवधि एक नाक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की जो शक्तियों का अनुपात है वो कितना है? वो 11:5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है।
अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से यह पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत ही निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसमें जो चांद है वो 14% अधिक बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन जो दूरी है वो कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर है। ब्लू मून किसे कहा जाता है? एक कैलेंडर माह में दो पूर्णिमाएं होती हैं। तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद है वो ब्लू मून कहा जाता है। जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसका चांद क्या कहलाता है? ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिन से कम होना है। इसका मुख्य कारण क्या है? दो पूर्णिमाओं के बीच का जो अंतराल है वो 31 दिन से कम होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। ऐसा 2 से 3 सालों पर होता है। अगस्त 2012 ईस्वी में दो पूर्णिमा 2 व 31 अगस्त को देखे गए थे। अगस्त 2012 में दो पूर्णिमाएं, एक 2 को और एवं एक 31 अगस्त को देखे गए थे। इनमें से 31 अगस्त की जो पूर्णिमा है उसे ब्लू मून कहा गया था। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के होते हैं, मून ईयर कहलाता है। वर्ष 2018 में मून ईयर होगा। बौने ग्रह यम, आईएयू ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा। बौने ग्रह यानी यम, तो आईएयू ने इसका नाम 1,34,340 रखा, यानी क्लाड टाम्बो ने 2930 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अगस्त 2006 की आईएयू की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलवाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। अगस्त 2006 में आईएयू की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने वाली मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया एवं इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना एवं वरुण की कक्षा को काटना। सबसे पहला, आकार में चंद्रमा से भी छोटा होना। यम जो है वो आकार में चंद्रमा से छोटा है, इसकी कक्षा जो है वो वृत्ताकार नहीं है और वरुण की कक्षा से होकर जाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट, सेरस, इसकी खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजी ने की थी। सेरस की खोज जो है इटली के खगोलशास्त्री थे पियाजे, इन्होंने की थी। आईएयू की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। सेरस को संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। इसका जो व्यास है सेरस का वो बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अन्य बौने ग्रह कौन से हैं? चेरॉन एवं 2003 यूवी 313 इरिस। अन्य बौने ग्रह कौन कौन से हैं? चेरॉन, 2003 यूबी, 313 इरिस। सौर परिवार की सारणी, ग्रहों के नाम, इनका व्यास, इनका परिभ्रमण काल, इनका परिक्रमण काल और उपग्रहों की संख्या। सबसे पहले है बुध का व्यास कितना है? 4878। फिर उसके बाद उसका परिभ्रमण काल क्या है? 58.6 दिन। मतलब परिभ्रमण काल मतलब कि अपने अक्ष पे, बुध जो है वो अपने अक्ष पे ही जो घूमता है वो कितने दिन में घूमता है? 58.6 दिन में। और परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर, बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमता है? एक चक्कर लगाता है? 88 दिन में। और बुध का जो है वो कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम शुक्र पे, है ना। शुक्र का व्यास कितना है? 12,104 किलोमीटर। शुक्र का व्यास कितना है? 12,104 किलोमीटर। और इसका परिभ्रमण काल क्या है? मतलब ये अपने ही अक्ष पे कितना घूमता है? 243 दिन। परिभ्रमण काल क्या है? 243 दिन। उसके बाद परिक्रमण काल का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, है ना। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ये 224.7 दिन में। और शुक्र का जो है वो कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद आता है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 से 12,714। पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? 12,756 से 12,714। और इसका परिभ्रमण काल क्या है? मतलब ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे ही कितने समय में घूमती है? तो 23.9 घंटे में। और परिक्रमण काल क्या है इसका? 365.26 दिन। परिक्रमण काल मतलब सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है वो कितने दिन में घूमती है? तो वो घूमती है 365.26 दिन में। और उपग्रहों की संख्या कितनी है पृथ्वी की? 1 है, जो कि केवल क्या है? चंद्रमा है। नेक्स्ट आएंगे हम मंगल पे। मंगल का व्यास कितना है? 6,796। परिभ्रमण काल क्या है? 24.6 घंटे। और परिक्रमण काल क्या है? 687 दिन। परिक्रमण काल कितना है? 687 दिन। और पृथ्वी मंगल के जो वो है वो उपग्रह है वो कितने हैं? 2 है।
मंगल के उपग्रह कितने हैं? 2 है। नेक्स्ट है बृहस्पति। बृहस्पति का व्यास कितना है? 1,42,984 और परिभ्रमण काल क्या है इसका? 9.9 घंटे और परिक्रमण काल क्या है इसका? बृहस्पति का 11.9 वर्ष और इसके उपग्रहों की संख्या क्या है? इसके उपग्रह हैं 67। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? सबसे ज्यादा उपग्रह जो हैं वो बृहस्पति के ही है। कितने हैं? 67। नेक्स्ट है शनि। शनि का व्यास कितना है? 1,20,536 1,20,536। परिभ्रमण काल कितना है? 10.3 घंटे और परिक्रमण काल क्या है? 29.5 वर्ष। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 62। सो व्यास अरुण, व्यास क्या है? अरुण, व्यास 51.118, व्यास 51.118। परिभ्रमण काल क्या है इसका? 17.2 घंटे। परिभ्रमण काल क्या है? 17.2 घंटे। परिक्रमण काल क्या है? 84.0 वर्ष, 84 वर्ष है ना। उपग्रहों की संख्या क्या है? उपग्रहों की संख्या क्या है? 27 दिन। उपग्रहों की संख्या क्या है? 27 है ना। और उसके बाद है वरुण। वरुण का जो व्यास है वो क्या है? 49,100। वरुण का व्यास कितना है? 49,100 और वरुण का परिभ्रमण काल क्या है? 16.1 दिन। वरुण का परिभ्रमण काल क्या है? 16.1 दिन। परिक्रमण काल क्या है इसका? 164.8 वर्ष। परिक्रमण काल क्या है इसका? 164.8 और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसके उपग्रहों की संख्या वरुण इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसके उपग्रहों की संख्या है 13। ठीक है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU के अनुसार, ये जो यहाँ पे जो ये व्यास, परिभ्रमण और परिक्रमण ये सब दे रखा है, ये किसके अनुसार है? अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट, लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड। अब क्षुद्र ग्रह है ना, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किस किस के बीच में पाए जाते हैं, या क्षुद्र ग्रह जो है वो किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। किसके? मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, है ना। जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप ही टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त यानी लोनार झील महाराष्ट्र में जो कि बनी है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। मतलब कि जब कोई भी क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकरा जाता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर क्या होता है? एक बहुत ही विशाल गर्त बन जाता है, जैसे कि लोनार झील महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो इसी तरीके से बनी हुई है। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था तभी इस झील का निर्माण हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फोरवेस्टा जो है वो एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फोरवेस्टा ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो फोरवेस्टा जो है वो एक ऐसा ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है धूमकेतु, है ना। धूमकेतु सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जो धूमकेतु या पुच्छर तारे कहलाते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जो कि धूमकेतु या पुच्छर तारे कहलाते हैं। ये गैस एवं धूल का संग्रह होते हैं। जो धूमकेतु होते हैं वो गैस और धूल का एक संग्रह होते हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। धूमकेतु की जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य से दूर होती दिखाई देती है, जबकि वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो इसकी गैस को हमेशा चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती ही दिखाई देती है ना। नेक्स्ट, हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। हेले नामक धूमकेतु का जो परिक्रमण काल है वो कितना है? 76 वर्ष है। ये अक्सर पूछा जाता है ना। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार ये 1986 प्लस 76 बराबर 2062 में दिखाई देगा। हेले जो है वो अब कब दिखाई देगा? हेले जो है अब 2062 में दिखाई देगा। ये भी क्वेश्चन जो है मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा है कि हेले नाम का जो धूमकेतु है अब
किस वर्ष में दिखाई देगा, तो 2062 में दिखाई देगा। और इसका जो परिक्रमण काल है ये भी पूछा जाता है कितने वर्ष है, तो इसका जो परिक्रमण काल है वो 76 वर्ष है। ठीक है, और लास्ट ये कब दिखाई दिया गया था ये भी पूछा जाता है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो लास्ट ये 1986 में दिखाई दिया था। पहले कब दिखाई दिया था, 1986 में। दिखता कितने वर्ष बाद है, 76 वर्ष बाद दिखता है। अब कब दिखाई देगा, अब 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम उल्कापिंड पे। उसके बाद हम आ जाते हैं उल्कापिंड पे। ठीक है, उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण हैं। पृथ्वी और उनका सौरिक संबंध, पृथ्वी तथा उनका सौरिक संबंध, प्रकाश चक्र है ना, प्रकाश चक्र। तो प्रकाश चक्र वैसी वैकल्पिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। प्रकाश चक्र क्या है, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, है ना। पृथ्वी की कौन सी, पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण। घूर्णन गति या दैनिक गति, परिक्रमण यानी वार्षिक गति। मतलब घूर्णन गति जो है वो दैनिक गति को कहा जाता है और परिक्रमण गति जो है वो वार्षिक गति को कहा जाता है। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। इसके कारण ही दिन व रात होते हैं। क्वेश्चन बनता है ना कि दिन व रात किसके कारण होते हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण ही दिन व रात होते हैं। अब नेक्स्ट है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन यानी वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिकी गति भी कहते हैं, जिसे परिक्रमण या वार्षिकी गति भी कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन व 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन व 6 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट है नक्षत्र, नेक्स्ट है नक्षत्र, है ना। तो एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। यह नक्षत्र दिवस कितने घंटे का होता है, 23 घंटे एवं 26 मिनट का होता है। 23 घंटे एवं 56। सौर दिवस, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है। सौर दिवस किसे कहते हैं, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि 24 घंटे की होती है। इसकी अवधि कितने घंटे की, सौर दिवस की अवधि कितने घंटे की होती है, 24 घंटे की होती है। अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। अपनी परिक्रमा के पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। उपसौर, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। उपसौर क्या होता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उपसौर होता है। जब पृथ्वी और सूर्य बहुत ही अधिक पास में होते हैं तो उस समय क्या होता है, उपसौर होता है। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। मतलब सूर्य और पृथ्वी बहुत अधिक नजदीक कब होते हैं, 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर होता है ना। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। उपसौर के समय पे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है ना। कितनी, 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब इसके बाद आ जाते हैं अपसौर पे। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस समय क्या होता है, उस समय अपसौर होता है। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अत्यधिक दूरी कब होती है, 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। अपसौर के टाइम पे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 15.21 करोड़ होती है ना। एपसाइड रेखा कौन सी होती है, एपसाइड रेखा और उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एपसाइड रेखा भी कहते हैं। अक्षांश विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश पूरे वृत्त होते हैं।
उत्तरी एवं दक्षिणी डिग्री में 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने में 90-90 अंश अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अक्षांश समांतर यानी पैरेलल लैटिट्यूड काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है। अक्षांश समांतर क्या होता है? काल्पनिक रेखा का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। अक्षांश रेखा कहलाता है अथवा भूमध्य रेखा के एक समानीय कोण वाले कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है। भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री की एक अक्षांश रेखा होती है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं के उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? वो 111 किलोमीटर होती है ना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचती है, यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचती है तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। यदि कोई अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचती है तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को अक्षांश समांतरों की कुल संख्या इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 सही 1/2 अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23 सही 1/2 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 सही 1/2 अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23 सही 1/2 अक्षांश रेखा को दक्षिण में मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66 सही 1/2 अक्षांश को आर्कटिक, भूमध्य रेखा के उत्तर में 66 सही 1/2 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66 सही 1/2 अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अंटार्कटिक वृत्त किसे कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त किसे कहा जाता है, मकर रेखा कितने अक्षांश पे बनती है और कर्क रेखा कितने अक्षांश पे बनती है, तो ये सब आप लोग को याद होना चाहिए, है ना। क्या भूमध्य रेखा के उत्तर में 66 सही 1/2 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक कहते हैं और दक्षिण में 66 सही 1/2 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है। कर्क रेखा निम्नलिखित किन देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से देशों से होकर गुजरती है? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा और बहामास एवं मैक्सिको से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा निम्नलिखित किन देशों से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा जो है वो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर मकर रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव एवं इंडोनेशिया और किरिबाती। विषुवत रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एवं किरिबाती से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। देशांतर ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल आकर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों की जो बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है तथा विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इनकी गणना में कठिनाई होती है। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए।
सर्वसम्मत सभी देशों ने यह निश्चय किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्य रेखा भी कहते हैं। अर्थात इसे हम प्रधान मध्य रेखा भी कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम देशांतर की गणना भी कर सकते हैं। इससे हम 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम देशांतर की गणना भी कर सकते हैं। प्रधान मध्य रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। प्रधान मध्य रेखा के बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर एवं दाईं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाती हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध कहलाती हैं। 180 तथा 180 180 तथा पूरब तथा 180 पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। 180 पूरब तथा 180 पश्चिम देशांतर जो है वो एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 घूम जाती है। गोलाकार होने के कारण जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अतः 1 देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। देशांतर के स्थान पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो गोरे के नाम से जानी जाती है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अक्ष देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। संक्रांति सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। सूर्य की उत्तरायण तथा दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर बहुत ही लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो कब होता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। अब पढ़ेंगे मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है ना। नेक्स्ट विषुव। यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं और सर्वस्त्र दिन व रात बराबर हो जाते हैं। जब दिन व रात बराबर हो जाते हैं तो कौन सी स्थिति होती है, तो विषुव की स्थिति होती है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर हो जाते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव के नाम से भी जाना जाता है। इसे शरद विषुव एवं बसंत विषुव कहते हैं। मतलब 23 सितंबर को जब दिन और रात बराबर होता है तो उसे शरद विषुव कहा जाता है, और 21 मार्च को जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं तो उसे बसंत विषुव कहा जाता है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय में प्राप्त करता है। अतः यहाँ बड़े दिन व रातें छोटी होती हैं। यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे दिन की अवधि बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है, और 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने दिन तथा 6 महीने रात्रि रहती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे ही 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दिन और रात जो होते हैं वो कितने दिन के होते हैं, तो कितने 6 महीने के होते हैं। 6 महीने दिन रहेगा, 6 महीने रात रहेगी। पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा व बड़ा हो जाता है। दिन और रात छोटा बड़ा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन और रात जो है वो छोटा बड़ा क्यों होता है। तो पृथ्वी जो है ना वो अपने ही अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है इस तरीके से। मतलब पृथ्वी जो है ना वो बिल्कुल ऐसी गोल नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं है। पृथ्वी जो है ना पृथ्वी का थोड़ा सा झुकाव है अपने अक्ष की तरफ। इस वजह से जो दिन और रात है वो छोटे एवं बड़े हो जाते हैं, है ना। सूर्य ग्रहण। जब कभी दिन के समय में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब कभी दिन के समय में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, ठीक है। उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य
भी कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूरा सूर्य कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। जो मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा अमावस्या को ही होता है। चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही पड़ता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही पड़ता है और सूर्य ग्रहण जो है वो हमेशा अमावस्या को ही पड़ता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा पथ से 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या फिर कभी नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। सूर्य ग्रहण की ही तरह चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। समय का निर्धारण। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चूंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याय माना गया। इसे ग्रीनविच मध्याय का नाम भी दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याय को सूर्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी के आधार पर मानक किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 देशांतर के बीच में 24 घंटे का अंतर होता है और 0 डिग्री से 180 पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय लगता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूरब एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन व एक रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए ग्रीनविच व बृहस्पति मेरा यही कारण है कि 180 पूरब एवं पश्चिमी देशांतर में 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हो तो 180 पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि को होगा, जबकि 180 पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि को होगा। इसका अर्थ यह है कि 180 देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा को पूरब की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है: ट्रैवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, ट्रैवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू फीस्ट, ट्रैवल टू वेस्ट 1 डे लेस, ट्रैवल टू वेस्ट 1 डे लेस। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 देशांतर का अनुसरण नहीं करती है। वास्तव में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन ना हो सके और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम ना हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूरब की ओर मोड़ी गई। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर से पूरब की ओर मोड़ी गई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूंकि सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूंकि सागर, बेरिंग स्ट्रेट एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। बेरिंग जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है।
समय जोन व मानक समय, समय जोन व मानक समय। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम्स व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल पर आधार पर विभाजित किया गया, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नार्वेनियम सागर व ब्रिटेन, स्पेस, अल्जीरिया, फ्रांस, मार्ले, बुर्किना फासो, थाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया गया है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामोत्तर का स्थलीय समय होता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के मानक समय निर्धारित करता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए एक मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्व देशांतर, भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.1/2 घंटा आगे है। यह समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.1/2 घंटा आगे है, यानी 5.5 घंटे आगे है। अर्थात जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय भारत में 5:30 बजेंगे। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समयों की भी व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन, रूस में 11 समय जोन, ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। अमेरिका में 7 समय जोन, रूस में 11 समय जोन एवं ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोनों की व्यवस्था की गई है। विषुवत रेखा पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत दूरी पर होती जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर स्थित है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध यानी कि जोन, यानी प्रत्येक गोलार्ध के ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। प्रत्येक गोलार्ध को टेम्परेचर के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध या फिर जोन कहते हैं, जो कि निम्न है, यानी उष्ण कटिबंध यानी विषुवत रेखा से 30 से 45 उत्तरी, 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग, विषुवत रेखा जो है उससे 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का जो भाग है, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। यहाँ पे क्या होता है, वर्ष में 2 बार जो सूरज है वो शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म ही रहता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं ना, उनका मौसम जो है वो सदैव गर्म ही रहता है। फिर नेक्स्ट है उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन। उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन और उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन। 30 डिग्री से 45 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहां कुछ महीने तक ताप अधिक और कुछ महीने तक ताप कम रहता है। उपोष्ण कटिबंध में क्या होता है, 30 से 45 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच में स्थित क्षेत्र, जहां पे कुछ महीने तक टेम्परेचर अधिक रहता है और कुछ महीने तक जो टेम्परेचर है वो कम रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध। कौन से? शीतोष्ण कटिबंध। 45 से 66 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, 45 से लेकर 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है। मतलब जो शीतोष्ण कटिबंध होते हैं वहां पे क्या होता है, जो सूर्य है वो सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी किरणें हमेशा तिरछी ही पड़ती हैं। अतः यहाँ ताप हमेशा कम ही रहता है। मतलब कि शीतोष्ण कटिबंध जो होते हैं ना, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम रहता है। और ध्रुवीय कटिबंध यानी पोलर जोन 66 से 90 के मध्य में स्थित होते हैं। पोलर जोन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 66 से 90 के मध्य में स्थित होते हैं, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। अक्ष उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है। अक्ष किसे कहते हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करती है, उसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। ध्रुव क्या है? पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। ध्रुव किसे कहते हैं? पृथ्वी पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अक्षांश किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। अक्षांश क्या है? किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी। अक्षांश वृत्त क्या होता है? विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त।
विषुवत वृत्त के समांतर खींचे हुए जो काल्पनिक वृत्त होते हैं उसे अक्षांश वृत्त कहा जाता है। देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम का कोणीय दूरी, किसी स्थान की प्रधान या मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाला काल्पनिक अर्धवृत्त जो होता है वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, है ना। स्थानीय समय किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय, किसी स्थान की मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन में 12 बजते हैं। स्थानीय समय मतलब किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर सूर्य आकाश से सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय, किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्र करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी का जो अंदर का हिस्सा है उसे 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला है भूपरपट्टी, दूसरा है आवरण एवं तीसरा है केंद्रीय भाग। भूपरपट्टी मतलब कि क्रस्ट, आवरण मतलब कि मेंटल और केंद्रीय भाग मतलब कि कोर। भूपरपटी यानी क्रस्ट, पृथ्वी के ऊपरी भाग को पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसे भूपरपटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपरपटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। मतलब कि जो भूपरपटी का भाग है वो मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। इसके 2 भाग है, पहला है सियाल और दूसरा है सीमा। पहला है सियाल और दूसरा है सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। जो सियाल क्षेत्र है उसमें क्या है, उसमें सिलिकॉन एवं एल्यूमिना और नहीं सॉरी हाँ सियाल और सीमा। तो सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। सीमा में क्या है, सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है की बहुलता होती है। अब आ जाते हैं हम क्रस्ट पे। भाग का औसत घनत्व जो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। यह पृथ्वी के कुछ आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का जो है वो 0.5% घेरे हुए है। भूपटल की रचना सामग्री, भूपटल की जो रचना है उसकी सामग्री सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72% और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम जो कि 8.13% है। मेटल है ना, 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना हुआ है। मेटल जो है वो क्या है, 2900 किलोमीटर मोटा यह मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना हुआ है ना। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। मेंटल के इस हिस्से में जो है वो मैग्मा का चैम्बर पाया जाता है ना। इसका औसत घनत्व जो है वो 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस पृथ्वी के कुल यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। यह जो है वो पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है ना। कॉनरॉड असंबद्धता, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं। कॉनरॉड असंबद्धता किसे कहते हैं, ऊपरी क्रस्ट यानी ऊपर का क्रस्ट और नीचे का क्रस्ट दोनों क्रस्टों के बीच का जो सीमा क्षेत्र है उसे कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है फिर मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी, मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी है ना। तो क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच का जो सीमा क्षेत्र होता है उसे मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट रैपिटी असंबद्धता, नेक्स्ट कौन सा है, रैपिटी असंबद्धता है ना। तो रैपिटी असंबद्धता क्या है, ये है ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच की सीमा क्षेत्र को रैपिटी असंबद्धता कहा जाता है। और गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता, निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता कहा जाता है। निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता कहा जाता है। और लेहमैन असंबद्धता क्या है, बाह्य कोड तथा आंतरिक कोड की सीमा को लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है ना। लेहमैन असंबद्धता किसे कहा जाता है, बाह्य कोड तथा आंतरिक कोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है ना। नेक्स्ट है केंद्रीय भाग यानी कोर है ना। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर निकेल एवं फेरस से बना हुआ है। जो केंद्रीय भाग है, जो कोर है, मतलब वो किससे बना हुआ है, वो निकेल एवं फेरस से बना हुआ है। निकेल एवं फेरस से बना हुआ है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है।
पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचे क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। यह जो क्षेत्र है वो समुद्र तल से औसतन 400 मीटर तक नीचा है। यह सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? पाइथागोरस ने बताई थी। ये आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि जो पृथ्वी है वो किसके समान है? नारंगी के समान है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पृथ्वी नारंगी के समान है। ये बात किसने कही है, किसने प्रूफ की है? आइजैक न्यूटन ने। और पृथ्वी गोल है, ये वाली बात सबसे पहले किसने कही थी? तो पाइथागोरस ने कही थी। ठीक है, नेक्स्ट है जेम्स जीन। जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया है। अब नाशपाती के समान इसे किसने बताया है? तो नाशपाती के समान जो है इसे जेम्स जीन ने बताया। ये तीनों नाम याद रखने वाले हैं, तो ये तीनों नाम आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पृथ्वी के बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की जो बाह्य सतह है, मतलब पृथ्वी की जो बाहरी सतह है, अभी तक क्या पढ़ा हमने? पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा है ना? पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की बाह्य संरचना, है ना? तो पृथ्वी की जो बाह्य संरचना है, बाह्य सतह है, उसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं वो? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल, है ना? तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी का ये जो चारों मंडल हैं, ये जो है हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। और आज जो है आप लोग इतना ही अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी का मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।